इस वीडियो में मैं जो मैनिपुलेशन और पावर का तरीका बताने वाला हूँ वह सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, लेकिन चेतावनी देना मेरा फर्ज है। दुनिया एक शतरंज की बिसात है। यहाँ हर कोई अपनी चाल चल रहा है। अगर आप चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे कि आप वजीर को मारने वाले हैं तो प्यादा भी आपका रास्ता रोक लेगा। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी की ये वो गलियां हैं जहां रोशनी कम और अंधेरा ज़्यादा होता है। ये जानकारी एक धारदार हथियार की तरह है। यह आपको दुनिया के हमलों से बचा भी सकती है और अगर नीयत साफ न हो तो यह किसी को बर्बाद भी कर सकती है। हम यहाँ इंसान की उस फितरत को समझने की कोशिश करेंगे जो उसे कमज़ोर बनाती है। इसका मकसद किसी का शिकार करना नहीं, बल्कि खुद को शिकार होने से बचाना है। यह बात है 496 ईसा पूर्व के प्राचीन चीन की। दो पड़ोसी राज्यों वू और यूं के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। यू राज्य का राजा गो जियान युद्ध में बुरी तरह हार जाता है। उसके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो आत्महत्या कर ले या फिर अपने सबसे बड़े दुश्मन वू के राजा फुचाई की गुलामी स्वीकार करे। गो जियान ने मजबूरन दूसरा रास्ता चुना। उसे और उसकी रानी को बंदी बनाकर दुश्मन के राज्य में ले जाया गया। वहां एक राजा के साथ वो सलूक हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। गो जियान को अस्तबल में घोड़ों की लीद साफ करने का काम दिया गया। वह राजा जो कल तक रेशम के बिस्तरों पर सोता था, जिसके देखभाल के लिए सैकड़ों सैनिक तैनात रहते थे, आज जमीन पर सो रहा था और घोड़ों की लीदें साफ कर रहा था। फुचाई के मंत्री उसे हर पल जलील करते, उसका मजाक उड़ाते, लेकिन गो जियान चुप रहता था। उसने अपने चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आने दी। उसने खुद को इतना समर्पित और वफादार दिखाया कि दुश्मन राजा फुचाई को लगने लगा कि गो जियान अब अंदर से टूट चुका है। अब ये सिर्फ एक वफादार नौकर है। हद तो तब हो गई जब एक बार राजा फुचाई बीमार पड़ा। हकीमों को बीमारी समझ नहीं आ रही थी। तब गो जियान ने राजा के मल को छका और हकीमों को बताया कि राजा को क्या बीमारी है। ये देखकर फुचाई की आंखें भर आईं। उसे लगा कि दुनिया में गो जियान से बड़ा उसका कोई शुभचिंतक नहीं है। 3 साल की कैद के बाद फुचाई ने गो जियान को रिहा कर दिया और उसे वापस उसके राज्य भेज दिया। फुचाई के मंत्रियों ने उसे बहुत रोका, चेतावनी दी कि सांप को दूध मत पिलाओ, लेकिन फुचाई को गो जियान की मासूमियत और वफादारी पर पूरा भरोसा था। फुचाई यह नहीं देख पाया कि उस शांत चेहरे के पीछे प्रतिशोध की कैसी आग जल रही थी। गो जियान अपने राज्य वापस लौटकर महलों में नहीं सोया। वह कांटों और लकड़ियों पर सोता था। अपने कमरे की छत पर उसने एक पित्त टांग रखा था जो बेहद कड़वा होता है। वह हर रोज़ सुबह उठकर उसे चाटता ताकि उस कड़वाहट से उसे अपनी बेइज्जती याद रहे। उसने चुपचाप बिना किसी शोर के अपनी सेना तैयार की, किसानों को हथियार चलाने सिखाए, सालों तक अपने इरादों को दुनिया से छिपा कर रखा और 10 साल बाद उसने वू राज्य के राजा फुचाई को युद्ध के लिए ललकारा। फिर गो जियान ने वू पर ऐसा हमला बोला कि इतिहास का नक्शा बदल गया। राजा फुचाई, जो कल तक गो जियान को अपना भक्त समझता था, उसे आत्महत्या करनी पड़ी। तो अगर सोचा जाए कि आखिर गो जियान ने एक असंभव जीत कैसे हासिल की। अपने इरादों को छिपाकर। और इसी पर आधारित है ताकत का तीसरा नियम, 48 लॉज ऑफ पावर का थर्ड लॉ, कंसील योर इंटेंशंस। कीप पीपल ऑफ बैलेंस एंड इन द डार्क बाय नेवर रिवीलिंग द पर्पस बिहाइंड योर एक्शंस। यानी अपने कार्यों के पीछे के मकसद को कभी जाहिर मत होने दीजिए। एक खुली किताब जैसा इंसान जिसके इरादे सबको पता हों, उसे शिकार बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन जो जुबान से कुछ और कहे और दिमाग में कुछ और बुने, वह शक्ति का असली खिलाड़ी है। हमारी परवरिश हमें सिखाती है कि ईमानदार बनो, पारदर्शी बनो, लेकिन जंग के मैदान में और पावर के खेल में पारदर्शिता एक कमजोरी है। It's been a long time, doctor. It's me. जब आप अपने पत्ते खोल देते हैं तो आप अपनी ताकत खो देते हैं। एक खुली किताब जैसा इंसान प्रिडिक्टेबल होता है, और जो प्रिडिक्टेबल है उसे हराना बच्चों का खेल है।
लोग आपकी चाल को पहले से भांप लेंगे और आपके रास्ते में कांटे बिछा देंगे। अब जरा 19वीं सदी के यूरोप की तरफ चलते हैं। ऑटो वॉन बिस्मार्क, जिसे आयरन चांसलर भी कहा जाता है। 1860 के दशक में बिस्मार्क का एक ही सपना था, पूरे जर्मनी को एक करना। क्योंकि 1860 के दशक में जर्मनी एक नहीं था। यह मध्य यूरोप का एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें कई स्वतंत्र संप्रभु राजतंत्र और स्वतंत्र शहर शामिल थे, जैसे कि प्रशिया, बवेरिया और सैक्सनी। लेकिन इसके लिए उसे ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करना ज़रूरी था, क्योंकि ऑस्ट्रिया ना तो जर्मनी में मिलना चाहता था और ना ही जर्मनी को एक होने देना चाहता था। पर समस्या यह थी कि अगर बिस्मार्क ने युद्ध शुरू किया होता तो बाकी देश उसके खिलाफ हो जाते। उसे चाहिए था कि युद्ध ऑस्ट्रिया शुरू करे ताकि बिस्मार्क पीड़ित और शांतिदूत नजर आए। तो बिस्मार्क ने एक खेल खेला। उसने ऑस्ट्रिया के साथ दोस्ती का दिखावा किया, संधियों पर हस्ताक्षर किए और ऑस्ट्रिया के बादशाह की तारीफों के पुल बांध दिए। ऑस्ट्रिया को लगा कि बिस्मार्क उनका सहयोगी है, लेकिन पीठ पीछे बिस्मार्क ने इटली और फ्रांस के साथ गुप्त समझौते कर लिए थे। बिस्मार्क ने सुनिश्चित किया कि युद्ध की स्थिति में ऑस्ट्रिया के पास कोई प्रमुख सहयोगी न हो। उन्होंने रूस, फ्रांस और इटली के साथ गुप्त समझौते किए और उनकी तटस्थता सुनिश्चित की। और फिर उसने जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा करने शुरू किए जिससे ऑस्ट्रिया नाराज हो। छोटी छोटी बातों पर विवाद खड़े किए जो दिखने में मामूली थे, लेकिन ऑस्ट्रिया की इज्जत का सवाल बन गए। अंत में झुंझलाकर ऑस्ट्रिया ने वही किया जो बिस्मार्क चाहता था। उसने प्रशिया के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। दुनिया की नज़र में ऑस्ट्रिया हमलावर था और बिस्मार्क रक्षक। बिस्मार्क की सेना पूरी तरह तैयार थी। नतीजा, उन्होंने ऑस्ट्रिया को बुरी तरह कुचल दिया। लोग समझ ही नहीं पाए कि जो आदमी कल तक शांति और दोस्ती की बातें कर रहा था, उसने इतनी बड़ी जंग की तैयारी कब कर ली। बिस्मार्क ने अपने इरादे छिपाने के लिए सबसे कारगर हथियार का इस्तेमाल किया था, ईमानदारी का दिखावा। जी हाँ, इसे ध्यान से समझिए। आखिर बिस्मार्क ने यह किया कैसे? बिस्मार्क ने अपने इरादों को छिपाने के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया। उसने सहारा लिया ईमानदारी के दिखावे का। अपने असली लक्ष्य के बारे में झूठ बोलने की जगह उसने अपने नकली लक्ष्यों के बारे में खूब बात करना शुरू कर दिया। इंसानी दिमाग की एक कमज़ोरी है। हमारा दिमाग आलसी होता है। वह चीज़ों को जल्दी से जल्दी लेबल करना चाहता है। जैसे ही बिस्मार्क ने शांति की बात की, लोगों ने उसे शांतिदूत का लेबल लगा दिया और उसके बाद उसके कार्यों को एनालाइज करना बंद कर दिया। शांत रहिए, मुस्कुराइए और अपनी असल चाल को तब तक छिपाकर रखिए जब तक कि चेक और मेट कहने का वक्त ना आ जाए। खामोशी में एक शोर होता है, उसे अपनी ताकत बनाइए, रहस्यमयी बनिए, क्योंकि जो समझ से बाहर है वही पकड़ से बाहर है, और जो पकड़ से बाहर है जीत उसी की है।